नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, राहुल गांधी का वह बयान तो आपको याद होगा जो उन्होंने रामलीला मैदान में भाषण देते हुए दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मोदी तीसरी बार भी जीते और उन्होंने संविधान संशोधन किया तो देश में आग लग जाएगी। अब चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों के दौरान यह संविधान संशोधन की बात कहां से आ गई, इसके तार कहां जुड़े हैं, यह समझने की जरूरत है। अब खबर आई है कि राहुल गांधी ने वायनाड में जाकर के पर्चा भर दिया और पर्चा भरने के बाद चुनाव जीतने के लिए उन्होंने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन हासिल किया है। वैसे पीएफआई तो मोदी सरकार ने 2022 में ही बैन कर दी थी, लेकिन उसकी राजनीतिक शाखा काम कर रही है जिसका नाम है एसडीपीआई। एसडीपीआई ने राहुल गांधी को समर्थन दिया है। कांग्रेस कह रही है कि हमने समर्थन मांगा नहीं था, उन्होंने अपने आप दिया है। लेकिन एक आतंकवादी संगठन की राजनीतिक शाखा का समर्थन राहुल गांधी ने लिया है। अब आप कहेंगे कि जब पीएफआई पर प्रतिबंध लग गया तो एसडीपीआई पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा, क्योंकि उसकी मूल जो संगठन है उस पर तो प्रतिबंध लग चुका। तो यह काम चुनाव आयोग का है, लेकिन चुनाव आयोग के पास ऐसे अधिकार ही नहीं है कि वह किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रतिबंधित कर सके। इसके लिए कानून में संशोधन करना पड़ेगा और कानून में संशोधन भी संविधान संशोधन के जरिए करना पड़ेगा। अब यह मोदी सरकार अब तो कर नहीं सकती, वह तो तीसरी बार जीतने के बाद ही करेगी। इसलिए वायनाड में पर्चा भरने से पहले राहुल गांधी ने धमकी दी कि अगर मोदी जीते और अगर उन्होंने जीतकर संविधान संशोधन किया तो देश में आग लग जाएगी। आपको याद होगा, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में जो धरना हुआ और उसके बाद शाहीन बाग में, पूर्वी दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर जो हिंसा हुई, आगजनी हुई, दंगे हुए, उसके पीछे भी इसी पीएफआई का हाथ था। यह बात लोगों के दिलो दिमाग में आज भी ताजा है। उसके बाद ही पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया 2022 में, जिसका सबसे ज्यादा असर केरल में पड़ा, क्योंकि पीएफआई की शाखाएं सबसे ज्यादा केरल में हैं और उसका जो गढ़ है, उसका जो हेडक्वार्टर है वह भी केरल में है और साथ लगते दो प्रदेशों महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी है। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में पीएफआई के साथ गुप्त समझौता किया था। इस समझौते के बाद एसडीपीआई ने सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, बाकी सभी उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए, जबकि इससे पहले एसडीपीआई ने कर्नाटक की 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था और बहुत सारी सीटों पर उम्मीदवार घोषित भी कर दिए थे। लेकिन उसके बाद पीएफआई के साथ कांग्रेस का एक गुप्त समझौता हुआ, एसडीपीआई और पीएफआई दोनों के साथ, और उसके बाद सिर्फ 4 उम्मीदवार रहने दिए। बाकी सारी जगहों पर, सारी सीटों पर पीएफआई और एसडीपीआई ने कांग्रेस का समर्थन किया। आप यह जानकर हैरान होंगे कि राहुल गांधी वायनाड सीट बिना पीएफआई का समर्थन हासिल किए जीत ही नहीं सकते। 2019 के चुनाव में भी उन्होंने पीएफआई का समर्थन हासिल किया था। इस बार तो चुनाव और मुश्किल हो गया है, क्योंकि वामपंथियों ने और दक्षिणपंथियों ने दोनों ने राहुल गांधी को दोनों तरफ से घेर लिया है। लेफ्ट फ्रंट ने भी बहुत मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया है और भाजपा ने भी मजबूत उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। लेफ्ट फ्रंट से सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा लेफ्ट की मजबूत उम्मीदवार है, और वह सिर्फ इसलिए मजबूत उम्मीदवार नहीं है कि वह डी राजा की पत्नी है, वह खुद लेफ्ट की बड़ी नेता है। इसके अलावा आप देखिए भाजपा ने क्या किया। भाजपा ने केरल के लोकप्रिय नेता, अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतार दिया। वायनाड सीट का धार्मिक समीकरण इस तरह का है कि जब तक उन्हें मुसलमानों का एक तरफा समर्थन नहीं मिलेगा और ईसाई
समर्थन भी नहीं मिलेगा, वे नहीं जीत सकते। और लेफ्ट का प्रभाव तीनों समुदायों में है, हिंदुओं में ज्यादा है, लेफ्ट इसके अलावा मुसलमानों और ईसाइयों में भी है। इस बीच पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने केरल में एक नया प्रयोग किया है। उन्होंने ईसाइयों के साथ संबंधों के दरवाजे खोले हैं और केरल में भाजपा के भीतर बहुत सारे ईसाई आए हैं। इस समय भाजपा ने 4 उम्मीदवार अभी तक उतारे हैं, उनमें से एक ईसाई है, एक ही एंटनी का बेटा अनिल एंटनी। और यह समीकरण क्यों बन रहा है हिंदुओं और ईसाइयों का? उसकी जड़ में है लव जिहाद। लव जिहाद ने हिंदुओं और ईसाइयों को करीब लाने में मदद की है, क्योंकि केरल में दोनों ही समुदाय की लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई हैं। राहुल गांधी ने आग लगाने की धमकी देकर देश को वे दिन याद दिला दिए जब पीएफआई बनने से पहले सिम्मी ने देश भर में आतंकवादी वारदातों से आग लगाई थी और पीएफआई भी वही कर रही थी। पीएफआई के खिलाफ भी बहुत सारे सबूत थे आतंकवादी वारदातों के, तभी उसे प्रतिबंधित किया गया। और जिस तरह के ओपिनियन पोल आ रहे हैं जिनमें भाजपा और एनडीए की सीटें बढ़ाकर बताई जा रही हैं, इंडी अलायंस के सारे दल तीसरी बार हार को सामने देखकर संयम खो रहे हैं। अभी कल की ही बात है, कर्नाटक में कांग्रेस के मंच से नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दी गई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के मंच से, और अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक को टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी दी गई। सुब्रत पाठक ने पिछली बार अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल को हरा दिया था। आपको 2014 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद की धमकी तो याद होगी। उन्होंने कहा था कि वे मोदी की बोटी बोटी कर देंगे। वह इमरान मसूद इस बार भी सहारनपुर से कांग्रेस का उम्मीदवार है। तो देश के अंदर किस तरह के लोगों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी के मंच से धमकियां दी जा रही हैं, इसको समझने की जरूरत है। किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है चुनाव में हिंसा का, इसे समझने की जरूरत है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।